आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, साथ में उसके साथ उसके अलग-अलग टाइप्स क्या हैं, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और क्या मैकेनिज्म्स होती हैं सभी अलग-अलग टाइप्स के अंदर। जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सभी बातें मैं आपके सामने रखता चलूँगा। इम्पोर्टेंट मतलब क्या? इम्पोर्टेंट मतलब हम कहते हैं आईसीएआर के एग्जामिनेशंस के अंदर जो सवाल पूछे जा चुके हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी इम्पोर्टेंट है, वो सभी मैं आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो समझनी ज़रूरी हैं, उन्हें हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक बातें ही इम्पोर्टेंट है वास्तव में। जब बेसिक बातें समझते हो तो आपको समझ आएगा कि देखो, आगे की बड़ी-बड़ी बातें भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं, उन सभी को हम इस सेशन में कवर करेंगे और ना सिर्फ आईसीएआर की एग्जामिनेशन, कोई भी स्ट्रीम से हैं आप, बायोकेमिस्ट्री के संदर्भ में आप देख रहे हैं, किसी और स्ट्रीम से हैं आप, है ना? बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप और इस सेशन को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आई एम रियली श्योर दिस सेशन विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेंशन किए गए हैं, जैसा कि मैं पिछले हर वीडियो के अंदर करता आया हूँ। तो जो भी आप इस वीडियो में समझेंगे उसका एक एप्लीकेशन पार्ट है वो, मतलब आप देख के अप्लाई कर सकते हो, उसे समझ आएगा आपको कि जो आपको समझ आई है चीज़, उससे रिलेटेड सवाल आप क्या सॉल्व कर पाते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, राइट? तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, राइट? तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने, मुझे लगता है कि कभी ना कभी क्लासेस के अंदर कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट या तो किया होगा और अगर नहीं किया होगा तो एटलीस्ट सुना तो होगा कि इसके अंदर हम इस तरह से एक हम कहते थे कि एक पेपर लेते थे, है ना? पेपर का मतलब समझ रहे हैं आप, कागज हम लेते थे और उस कागज के अंदर हम एक लाइन क्रिएट किया करते थे पेंसिल से। आप कहेंगे कि दिवाकर हमने तो कभी नहीं किया ऐसा कुछ, तो नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने सुना तो जरूर होगा। आप कहेंगे दिवाकर ये आपकी गलत फहमियां हैं, हमने सुना भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए। ऐसा किया जाता था कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये फिल्टर पेपर है ना? अब ये फिल्टर पेपर या जो भी आप कागज अगर कहें, तो जो फिल्टर पेपर या कोई नॉर्मल पेपर है, तो उसके ऊपर एक मैंने पेंसिल से एक लाइन बना दी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इस पेंसिल की लाइन के ऊपर मैं 3 तरह के डॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ। कौन से 3 डॉट? एक मैंने रेड इंक से किया, है ना? एक रेड मार्कर इंक से मैंने ऐसा किया। एक मैंने ब्लू इंक से इस तरह से क्या किया, एक डॉट बनाया। समझ में आ रहा है? और तीसरी बात, आप जैसा कि समझ पाए होंगे या हो सकता है आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा, है ना? यहाँ हमने एक ऑरेंज कलर का एक डॉट बनाया। क्या याद आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो, इसके बाद हम इस पेपर को, इस कागज को किसके अंदर डुबाएंगे? हम कह रहे हैं कि एक बीकर के अंदर या ऐसा कंटेनर जिसके अंदर पानी है। क्या है? पानी है। तो जब पानी है तो पानी क्या करेगा? कैपिलैरिटी, अरे है, बड़ी-बड़ी बातें करने की जगह सीधा बोलते हैं कि पानी ऊपर चढ़ने लगेगा, राइट? पानी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा तो साथ-साथ में ये जो हम देख रहे हैं इंक है ना? जो इंक के डॉट्स हैं वो भी क्या साथ-साथ में ऊपर जाएंगे। तो क्या ये तीनों डॉट्स बराबर दूरी तय करेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, है ना? तो यही तो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब यही है कि अगर हम देख रहे हैं कि रेड कलर हो सकता है सबसे ज्यादा मूव कर जाए, हो सकता है ब्लू उससे कुछ कम दूरी तय करे, हो सकता है ऑरेंज जो है वो और कम दूरी तय करे। मतलब पानी जो है जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो रंग है अपनी अपनी, हम कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से यहाँ मिक्सचर था, तो अलग अलग इंक जो है अपनी अपनी हिसाब से आगे चली गई, है ना? तो क्या कह रहे हैं हम कि मतलब जो जितना साथ निभा सकता है वो निभाता है अपने हिसाब से, और जो आगे हमारे साथ आ सकता है तो वो ऊपर तक आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग कलर्स जो हैं अलग अलग अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अपने, है ना, इस पानी के बॉन्ड के साथ, है ना, किस तरह से अपनी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, इसके हिसाब से अपना मूवमेंट दिखाते हैं। तो इसी चीज को हम इस तरह से सॉल्युबिलिटी को और अलग अलग फिनोमेना को काम में लेते हुए मिक्सचर्स को अलग करना, मिक्सचर को अलग करने को ही हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं, राइट? इसके साथ ये भी जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बोला उसकी एक वीडियो आपके सामने नजर आ रहा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। उस वीडियो को आप देख रहे हैं, है ना? और ये जो वीडियो का लिंक है उसका भी लिंक, मतलब जो वीडियो है उसका सही लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, आप उस वीडियो को और अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी आपको ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है कि पार्टिकल्स को अलग करना, और इसके लिए हमें एक चलती हुई चीज की जरूरत है, चलती हुई चीज जैसे हमारा पानी था, और एक रुकी हुई चीज की जरूरत है जो कि हमारा स्टेशनरी फेज कही जा सकती है। तो समझ गए मेरे दो बातों का मतलब, जो मैं आपको अब सामने रख सकता हूं कि हमें यहाँ दो फेज समझ में आनी चाहिए।
क्या समझ में आना चाहिए? दो फेज समझ में आनी चाहिए। एक फेज आप कहते हैं स्टेशनरी फेज, क्या कहते हैं हम? स्टेशनरी फेज। और दूसरा हम कहते हैं मोबाइल फेज। समझ आया आपको? स्टेशनरी मतलब जो रुकी हुई है फेज, मोबाइल मतलब जो चलती है फेज। तो दिवाकर ये जो रंग हमारे ऊपर जा रहे हैं ये मोबाइल फेज है ना? नहीं, ये मोबाइल फेज नहीं है। मोबाइल फेज होगा हमारा पानी जो ऊपर चढ़ रहा था, जो पानी ऊपर की तरफ मोशन दे रहा है, दिखा रहा है, जो मतलब मीडियम है हमारा, बिल्कुल जो हमारा मीडियम है, जिसके सहारे हम चीजों को ऊपर भेज रहे हैं या सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो सहारा है वो क्या है? मोबाइल फेज है। जबकि जो चीज रुकी हुई है, रुका हुआ कौन था? कि दिवाकर मैं रुका हूं अपनी जिंदगी में। अरे पर्सनली नहीं लेना है मतलब, रुका हुआ मतलब रुका हुआ का मतलब ये हुआ कि जो हम कह रहे हैं ये जो कागज था ये अपनी एक जगह रुका हुआ है, तो इसका हम कह सकते हैं ये स्टेशनरी पार्ट हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं स्टेशनरी फेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक चीज अपनी जगह ठहरी भी रहती है और एक चीज उसके अंदर से गुजरती है, तो वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज कही जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम कहते हैं एक साइंटिस्ट का नाम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कौन है? फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो है वो है रशियन इटालियन बॉटनिस्ट जिनका नाम है मिखेल सेम्योनोविच। और इससे भी ज्यादा जो एग्जाम में आता है लिखा हुआ वो क्या है? इसको तो लिख देंगे एमएस, है ना? एमएस स्वेट, है ना? स्वेट बोल दीजिए, स्वेट बोल दीजिए, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन लेना चाहें आप, है ना? स्वेट आई थिंक इनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इन्हीं हम कहते हैं फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ अभी जैसा कि आपको मैंने बताया एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है ना? तो ये एक फंडा है क्रोमेटोग्राफी का, जिसके अंदर दो आपको इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती हैं कि जो चीज हमारी रुकी हुई है वो है हमारा स्टेशनरी फेज, जो पानी या ये गैस भी हो सकती है, राइट? ये पानी या गैस भी हो सकती है, जो कि अभी हम गैस क्रोमेटोग्राफी के रूप में समझेंगे, तो वो क्या होगी? हमारा मोबाइल फेज हो जाएगी। और जो पार्टिकल हमारे सेपरेट हो जा रहे हैं उन्हें हम सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने क्या समझ लिया? कंपोनेंट समझ लिया। और दिवाकर अभी आप कह रहे थे देखते हैं कौन कितना साथ निभाता है ना? तो उसी बात को हम क्या कह सकते हैं? रिटेंशन फैक्टर कह सकते हैं, कि कौन सा इंक का पार्ट कितना दूरी तय कर पाता है ना? जैसा हमने यहाँ देखा कि रेड सबसे ज्यादा दूरी तय करके चला गया, है ना? तो ये जो रेड कलर सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या है कि इसका रिटेंशन फैक्टर सबसे ज्यादा है। रिटेंशन मतलब पकड़ के रहना ना, रिटेन कर पाना। तो कौन सबसे ज्यादा रिटेन रह पाया, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिटेंशन फैक्टर कहते हैं। बात समझ में आई क्या? है ना? कोई एक आपका दोस्त होगा जो बचपन से लेकर अब तक साथ है, उसका रिटेंशन फैक्टर बहुत ज्यादा है। कुछ दोस्त होते हैं जो हमारे ऑफकोर्स स्कूल्स के बाद बनते हैं या कॉलेजेस के बाद बनते हैं, ऐसे दोस्त आते हैं लाइफ में चले जाते हैं, इनका रिटेंशन फैक्टर कम ही होता है। तो पर्सनली भी आप समझ सकते हैं चीजों की रिटेंशन फैक्टर का मतलब क्या है कि कौन कितना साथ निभा पाया, है ना? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पॉट, कि कोई कितना स्पॉट जितना दूरी तय कर पाया, मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? हम है क्या? हाँ मतलब ये जो पानी था हमारा सॉल्वेंट था, ये कितनी दूरी तय कर पाया, लेकिन जो जिसके अंदर घुली हुई चीजें थी वो कितना दूर तक जा पाई, इस चीज के रेशियो को हम कह सकते हैं रिटेंशन फैक्टर कह सकते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं कि जो पानी था टॉप 5 सेंटीमीटर तक चला गया, पानी जो था 5 सेंटीमीटर तक चला गया, और मैं कहूं कि जो रेड कलर था वो 4 सेंटीमीटर दूरी तय कर पाया, तो रिटेंशन फैक्टर बता सकते हो क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं दिवाकर, 4/5 यानी 0.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0.8 इसका रिटेंशन फैक्टर है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी, 1 से ज्यादा कैसे हो जाएगी भैया? कोई ऐसे फाड़ के तो नहीं निकल जाएगा, है ना? पानी से ही बाहर थोड़ी निकल जाएगा, या कोई भी हमारी फेज जो है उससे आगे तो नहीं निकल जाएगा। तो इसका मतलब 0 से 1 इसका क्या होता है? रिटेंशन फैक्टर होता है। ठीक है दिवाकर, बात समझ में आ गई। अब आगे हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो भी क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर सिद्धांत तो समझ आ गया आपको, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि सबके अंदर एक मोबाइल फेज होगी, सबके अंदर एक स्टेशनरी फेज होगी, है ना? कोई कुछ खुल के आगे चला जाएगा, है ना? और कुछ उसके घुल के चले जाने के कारण ही हम चीजों को अलग कर पाएंगे। तो ये टाइप्स है, मतलब इसी की तरह से हम टाइप्स को समझना है। एक हम अभी हम समझेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को मैं सीधी लिख दूं, कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, है ना? तो दूसरी बात, अगर हम कहीं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बाद अगर दूसरा टाइप देखें तो कह सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कॉलम का इस्तेमाल होगा। अच्छा, थिन लेयर में मतलब सर थिन थिन लेयर का इस्तेमाल होगा, वाह क्या गैस किया है। अरे थिन लेयर का मतलब क्या? थिन लेयर एक हम देखते हैं सिलिका की शीट्स हो सकती हैं। क्या हो सकती है? सिलिका की शीट का इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक पतली लेयर हो सकती है। जैसे अभी कागज का इस्तेमाल किया ना, उसकी जगह सिलिका की एक शीट काम में ले लो, और वो अगर सब्सटेंसेस को अलग करके दे रही है तो उसे आप क्या कह दो? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कह दो। अच्छा, सिलिका शीट के ऊपर बहाएंगे क्या? पानी, पानी या कोई भी सॉल्वेंट जो उसके ऊपर मूव कर सकता है। मान लेते हैं सिलिका की शीट जो है वो पोलर है।
अब ये पोलर क्या बोला है? अरे पोलर मतलब कह सकते हैं जैसे कि मान लो OH या इस तरह के इसके पास बॉन्ड है, ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो सकती है ये सिलिका की शीट, तो इसके ऊपर कोई दूसरा पोलर सब्सटेंस या नॉन पोलर सब्सटेंस कौन रिएक्ट कर सकता है, कौन बंध सकता है, इसकी एक अलग केमिस्ट्री हो सकती है। तो ये चीज जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आती है। जबकि अगर हम इसी तरह से कॉलम का इस्तेमाल करें, ये तो हो गई एक थिन लेयर का इस्तेमाल, एक पूरा का पूरा कॉलम का इस्तेमाल करूं मैं, है ना? जैसे कि अगर ये कॉलम अगर हम इस तरह से दिखाएं, है ना, और मैं कहूँ मेरे पास सब्सटेंसेस जो है वो अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ ब्लू मेरा सब्सटेंस ऊपर है ना, और एक सब्सटेंस जैसा कि जो तेज दौड़ रहा है ना, वो नीचे आ रहा है इस तरह से। एक सब्सटेंस मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है, जैसे कि लेट से रंग बिरंगा ही कर देते हैं ऐसे बिल्कुल, तो ये जो है आ रहा है। तो बताओ मैं इस क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए क्या सब्सटेंसेस को अलग नहीं कर सकता, मतलब अलग अलग कंटेनर में कंज्यूम निकाल नहीं सकता? मतलब जो सबसे पहले बाहर आएगा वो पहला मेरे पास सब्सटेंस अलग हो गया, फिर जो ऑरेंज बाहर आएगा तो उसके बाद दूसरा ऑरेंज को एक अलग कंटेनर में रख सकता हूँ, तीसरा ब्लू बाहर आएगा तो उसे एक अलग कंटेनर में रख सकता हूँ। तो मतलब सेपरेट चीजों को अलग प्राप्त भी किया जा सकता है, किससे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हो तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह दिया ना, ऐसे तो कह रहे हो, हाँ ऐसा कह सकते हैं। इसी की एक एडवांस फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं HPLC। नाम तो सुना ही होगा, अरे नहीं सुना? अरे सुना होगा क्या? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस, ऐसा क्या हो जाता है कि हाई है परफॉर्मेंस? तो इसमें होती है हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है, हम हाई प्रेशर के साथ चीजों को भेजते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो जो सैंपल आप डाल रहे थे ऊपर से उसको एक हाई प्रेशर के साथ भेजना पड़ेगा, एक पंप के साथ भेजना पड़ेगा? हाँ ऐसा समझ सकते हो। एक हाई प्रेशर के साथ आप क्या कर सकते हैं, चीजों को अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तरह की कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है लेकिन इसमें हाई प्रेशर के साथ इस तरह इस चीजों को ऑपरेट किया जाता है। ये भी पोलैरिटी के ऊपर ही बेस्ड है। पोलैरिटी का मतलब समझे, मतलब कोई किसके साथ कितना बंध बना। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझते हैं, है ना, पोलैरिटी का संबंध है ना, आप इस एग्जांपल से समझो कि मान लो मैं कह रहा हूं यहाँ घास लगी है, एक आई भेड़, है ना, एक भेड़ बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल है थोड़ा कम ही, बट लेट से इसको भेड़ इमेजिन कर लिया आपने। आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही भेड़ नहीं लग रही है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। तो चलो जो भी लग रहा है आप उसको वो इमेजिन कर लो, है ना। और एक मान लेते हैं कैट आई, है ना, कैट बिल्ली म्याऊं, है ना। तो कैट को भी ज्यादा अच्छा तो नहीं बना सकते हम, लेकिन जैसा भी है बना दिया है मैंने। तो लेट से अगर हम कह रहे हैं अगर मैं इसे भेड़ मान रहा हूँ, इसे हम शीप कह रहे हैं, और इसे अगर हम कैट कह रहे हैं, तो बताओ इस घास को कौन ज्यादा कंज्यूम करना चाहेगा? ऑफ कोर्स शीप या बकरी या गोट इमेजिन कर लो, कुछ भी ऐसा, घोड़ा मान लो आप, जो भी समझना चाहो इसे, आप हिरण मान लो भले से, है ना, जो भी मानना चाहो मान लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा एनिमल है जो इस घास को कंज्यूम करना चाहता है, वो यहाँ ज्यादा वक्त बिताएगा। जबकि जो बिल्ली है या कुत्ता है या जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, आपकी लोमड़ी समझ रहे हो तो जो भी समझना चाह रहे हो, है ना, आपका वो चिपकली लग रही है तो जो भी समझना चाहो समझ लो, लेकिन जो जल्दी निकल जाएगी और एक वक्त बिताएगी, तो इससे हमें डिफरेंशिएशन मिल सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी का हिसाब भी यही है कि जब आप HPLC का, जब पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बोलेंगे, है ना, तो पोलैरिटी का मतलब यही है कि एक कुछ सब्सटेंस होते हैं जो यहाँ नीचे लगा हुआ हमारा जो स्टेशनरी फेस है उसके साथ बंद बनाने लगता है, रुकने लगता है उसके साथ। जो रुक गया वो लेट बाहर आएगा, है ना, जो रुका नहीं वो जल्दी बाहर आ जाएगा, और जो जल्दी बाहर आ जाएगा उसका डिटेक्शन ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट चलता है हमारा क्रोमेटोग्राफी के अंदर। समझ आया? तो एक ये बात हमने समझ ली कि भैया एक HPLC भी टाइप समझना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में हमें अच्छे से डिस्कशन करना है, वो क्या बनता है, वो है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं हम इसे? गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर मीडियम क्या होगा, यानी जो आप स्टेशनरी फेज कह रहे थे वो क्या होगी, वो गैशियस फॉर्म होगी, है ना। तो अब इन सभी को मैंने यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में रख दिया है। जो भी मैंने नाम बोले, एक आपने समझा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी बचपन में किया करते थे, TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी होती है। हाँ, मतलब जो आप स्टेशनरी फेज देखेंगे उसमें आयंस का एक्सचेंज होगा। अच्छा अच्छा, तो आयन एक्सचेंज के बारे में समझेंगे। और गैस क्रोमेटोग्राफी, है ना, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और HPLC। तो ये सारे जो हैं टाइप्स, इनसे अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ किसकी मोबाइल फेज क्या है, तो बता सकते हो? क्या मोबाइल फेज कभी सॉलिड हो सकती है? सोच के देखो। मोबाइल फेज मतलब चलती हुई फेज, चलती हुई फेज कभी सॉलिड हो सकती है? सॉलिड कैसे चलेगा भाई? हाँ, तो मोबाइल फेज कभी भी क्या नहीं होगी, सॉलिड नहीं होगी, या तो ये गैस होगी या ये लिक्विड होगी। इस बात को दिमाग में रखना है, जो कि बेसिक बात है। जबकि सॉलिड फेज जनरली क्या होती है, स्टेशनरी
फेज जो है वो सॉलिड फेज में होती है, या वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। लिक्विड्स भी दरअसल सॉलिड के ऊपर ही मल्टी लेयर्स के रूप में होते हैं, तो उसे स्टेशनरी फेज के रूप में कंसिडर करते हैं, वरना जनरली ये क्या है, सॉलिड फेज में ही होती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या भड़ 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 बोले जा रहा हूँ? कुछ रिटेन कर पा रहे हो कुछ? अच्छा, आपका रिटेंशन फैक्टर है, काम कर रहा है, आपके दिमाग में रुक रही है ये बात, या क्रोमेटोग्राफी के रूप में ही बस फट 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 निकलते जा रहा है? आई होप रुक रही हो, है ना? तो चलो, मैं तो होप ही कर सकता हूँ। खैर, ये है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ से सवाल बन सकता है कि मोबाइल फेज क्या होती है, स्टेशनरी फेज क्या होती है। इसे एक बार मुझे पॉज करके आराम से समझ लीजिए, आसानी से आपको ये चीज याद होने लगेगी। तो इसके बाद अब हमें जो देखनी है चीज वो है अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो पहला टाइप देख लेते हैं जो कि है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपने जैसे समझा कि पतली जो लेयर है वो किसकी हो सकती है, सिलिका की हो सकती है। अब इसी के ऊपर कंपाउंड जो है वो मूवमेंट दिखाएंगे और उसके हिसाब से उनका सेपरेशन हो सकता है, राइट। जैसे कि लेट से अगर हम कहें कि ये जो सिलिका की हमारे पास लेयर है ना, सिलिका लेयर या सिलिका शीट हम कह रहे हैं, तो उसकी सरफेस पे क्या होंगे, OH इस तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, है ना, इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस के कारण हम देख सकते हैं जो पोलर कंपाउंड्स हैं, जो पोलर कंपाउंड होंगे वो इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जो पोलर कंपाउंड है इनके साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या कुछ कुछ भी अलग अलग तरह के बॉन्ड बना सकते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि पोलर कंपाउंड जो है इस सिलिका की जो शीट है उसके साथ ज्यादा एफिनिटी दिखा रहे हैं, तो ज्यादा इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं कि जो पोलर कंपाउंड होगा वो ज्यादा रुकेगा, ज्यादा रिटेंशन फैक्टर दिखाएगा, जबकि कोई जो नॉन, हम कह सकते हैं पोलर कंपाउंड होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा, तो वो क्या करेगा, कम रुकेगा, वो सीधा निकल जाएगा, उसमें सीधा निकल जाएगा तो जल्दी बाहर आएगा, और जल्दी बाहर आएगा तो उसका डिटेक्शन पहले हो जाएगा। इस तरह की चीज को हम क्या कह रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, मतलब सिलिका की बात थोड़ी सी दिमाग में रख लें तो समझ आ गई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ दो तरह की और बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या है, एक है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हम कहते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्या बला है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी यानी पोलर कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली रिटेन्ड, जैसा कि आपने अभी समझा था कि पोलर कंपाउंड अगर जनरली जिस जगह पे अच्छे से रुक रहे हैं तो उसको आप नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो। लेकिन जब उल्टा हो, यानी नॉन पोलर कंपाउंड ज्यादा किसी जगह पे रुक रहे हैं, है ना, एंड लेटर रिटेन एंड द एल्यूट later because the stationary phase inhibit a higher attraction to them, this behavior is known as reverse phase chromatography। समझ आया? मतलब नॉर्मली जैसा कि आपने कहा कि पोलर कंपाउंड्स का किसी जगह रुकना, तो उसे क्या कहा जा सकता है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जब नॉन पोलर कंपाउंड्स अगर किसी सिचुएशन में, यानी हमारी सरफेस ऐसी है जो नॉन पोलर कंपाउंड को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कहा जा सकता है, जो कि किसमें देखा जा सकता है, HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में देखा जा सकता है। जबकि जो नॉर्मल बाकी सारी है वो किसमें देखी जा सकती है, तो हम देख सकते हैं वो अदर टाइप यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी सॉरी, या हम कह रहे हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सारी जो है वो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है। क्या बात समझ भाई? तो इस तरह से कुछ क्रोमेटोग्राफी की आपने बातें समझी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब आपको समझ में आ ही गया, यानी जिसमें हम कॉलम्स की हेल्प, इसके अंदर अलग अलग हम कहते हैं मिक्सचर जो है वो अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सेपरेट होता जाता है, तो उसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। तो अब तक हमने कुछ टाइप्स देख लिए क्रोमेटोग्राफी के, तो अब एक और टाइप जानना जरूरी है जो कि है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कि दिवाकर नाम से तो समझ आ गया कि हम कह रहे हैं कि जब आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे तो उसके हिसाब से जो कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे तो उसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आयंस जो है वो दो तरह के होते हैं, है ना, एक होता है कैटायंस और एक हम कह देते हैं एनायंस। तो अब जो हमारा ऐसा कंपाउंड जो कैटायंस को एक्सचेंज करवा सकता है उसे मैं क्या कह सकता हूं, बताओ? उसे हम कैटायन एक्सचेंजर कह सकते हैं, है ना। जो कैटायंस को एक्सचेंज करवा के दे उसे क्या कहा जा सकता है, कैटायन एक्सचेंजर कहा जा सकता है। अच्छा, और जो हम कहें एनायन को एक्सचेंज करवा सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं, अरे सीधी सी बात है, इसे हम एनायन एक्सचेंजर कह सकते हैं, है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर की हेल्प लेनी है। इन एक्सचेंजर्स में होता क्या है, इन कंपाउंड्स में होता क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो हम कंपाउंड लेते हैं उसे अपन क्या कह सकते हैं, रेजिन कह सकते हैं। क्या बोला जाता है इसे, रेजिन कह दिया जाता है। जो भी कंपाउंड आप काम में ले रहे हैं उसको आप क्या कह देते हैं, रेजिन कह देते हैं। ठीक है दिवाकर, बात समझ में आ गई हमें। तो अब इसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो जनरली हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या बात समझे, कि ये खुद जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। या ऐसे मान लो कि अगर हम कैटायन एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा,
जब कैटायन को एक्सचेंज करना है तो उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो रेजिन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर बात समझ में आई तो यही बात यहां भी समझो कि अगर हमें समझ ही नहीं आई तो फिर यहाँ कैसे समझे। अच्छा, मैंने ये बोला कि एक जो रेजिन होता है उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसका खुद का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वहीं अगर हम एनायन एक्सचेंज की बात करें तो एनायन एक्सचेंज के अंदर जो हमारा रेजिन होगा उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसका खुद का चार्ज कैसा होगा, बताओ कैसे करो, पॉजिटिव चार्ज होगा, सीधी सी बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेजिन का चार्ज है और जो फंक्शनल ग्रुप का चार्ज है वो अपोजिट होते हैं। और आप जब कह रहे हैं कैटायन एक्सचेंजर है तो मतलब कि कैटायन कैटायन से एक्सचेंज होना चाहिए, राइट। और यहाँ हम कहेंगे एनायन एक्सचेंजर है तो एनायन एनायन से एक्सचेंज होना चाहिए। कैसे, तो अब हम ये देखते हैं इस चीज को कि लेट से अगर हमारे पास ये कोई कॉलम है, राइट, है ना, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपका इस तरह से कंपाउंड लगा है, एक रेजिन लगा है, रेजिन में कह रहा हूँ नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो अगर मैंने जो सैंपल इसमें रखा है, सैंपल इसमें भेजा है वो सैंपल के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, उसके साथ एक्सचेंज दिखाएगा। तो अगर मेरे पास सैंपल में जो कंपाउंड है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को तभी एक्सचेंज करेगा ना, क्योंकि यहाँ इसके रेजिन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहेगा ना, क्योंकि मान लेते हैं हम उसकी एफिनिटी उससे ज्यादा जुड़ने की है, उससे वो ज्यादा अच्छे बेहतर बंध बना सकता है उसके, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ना चाहेगा, तो फिर इस पॉजिटिव को तो निकल के जाना पड़ेगा, यानी इस रास्ते से वापस गुजर के नीचे जाना पड़ेगा, यानी डिटेक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हो गया ना कुछ सेपरेट। तो इस तरह से काम करता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मतलब आयन के बीच में एक्सचेंज के कारण हो रहा है। सिमिलरली बात अगर मैं ऐसे कह दूं, ये जो कॉलम था, है ना, इसके अंदर ये नेगेटिव वाला रेजिन होता, अच्छा नेगेटिव रेजिन की जगह पॉजिटिव रेजिन होता, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव होता, तो इसके ऊपर एनायंस जो एक्सचेंज होते हैं, एनायन एक्सचेंज कब होते हैं, क्योंकि एनायन जो है इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इस एनायन को क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो ये चीज है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब जो चीज नीचे चली गई वो पहले डिटेक्ट हो जाएगी, जो पहले डिटेक्ट हो जाएगी उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो ये है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। लेकिन सवाल एक यहाँ ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कि हमारा सैंपल लेट से अगर पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो या पॉजिटिवली चार्ज है कैसे, क्या क्या नहीं है ना, तो इससे रिलेटेड ये हुआ कि इनके चार्जेस कैसे डिसाइड होते हैं, है ना, कि भाई हमारा कंपाउंड हमारा सैंपल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा, नेगेटिवली चार्ज कैसे होगा। तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे एक फिनोमेना चलता है जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी नाम सुना है आपने आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज का या नहीं सुना? आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर पीएच जो होती है वो क्या होती है, ऐसी पीएच जहां पर किसी कंपाउंड का चार्ज जो है वो जीरो होता है। क्या समझा? ऐसा पीएच जहां पर किसी कंपाउंड का चार्ज जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसो, हाँ या कैसा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कह सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जहां पर हम कह सकते हैं ओवरऑल चार्ज जो है उसका जीरो हो जाता है किसी कंपाउंड का। तो ऐसे कंपाउंड के बिहाफ पे जज किया जाता है कि किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर हम कहें कि कोई कंपाउंड, अगर इसकी पीएच मैं कहूँ कि 5 है, या हम कहें इसका ये जो पी आई है मैं कह रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो 5 है, मैं इसका क्या कह रहा हूँ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर 5 है, तो अगर इसे मैं एसिडिक पीएच में रखूंगा, यानी 5 से कम की पीएच, लेट से 4 पीएच में रखूंगा, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हम कह सकते हैं जब पीएच घटती है तो वहां H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। वहीं अगर मैं इसे हायर पीएच की तरफ रखता हूँ, लेट से 6 पीएच की तरफ रखता हूँ, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण हम कह सकते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो कंपाउंड डाल रहे हैं उनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी डिपेंड करती है कि आप उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है उससे कम पीएच पे उन्हें अंदर डाल रहे हैं, यानी उसका बफरिंग सॉल्यूशन कम पीएच वाली कंडीशन में बना के दे रहे हैं या ज्यादा वाली कंडीशन में बना के दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, उनके ऊपर पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने के बाद उसका हम देखते हैं एक्सचेंज होता हुआ नजर आता है, और उस एक्सचेंज को ही हम क्या समझते हैं, आयन एक्सचेंज के रूप में समझते हैं। तो ये एक फंडा है किससे रिलेटेड, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। अब इसी चीज को यहाँ बता रखा है ना, एनायन एक्सचेंजर्स और कैटायन एक्सचेंजर्स जो है वो किस तरह से
काम करते हैं, है ना? तो ये एक फंडा था आयन एक्सचेंज का। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है वो हमारे लिए बनता है गैस क्रोमेटोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी, जिससे कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी? देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी का मतलब समझते हो आप कि जो हमारा कंपाउंड हम जो भेज रहे हैं उसकी मोबाइल फेस कैसी है, गैसियस फॉर्म में। मतलब किसी गैस के साथ में हमारा सैंपल जो है वो हमें इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट ही करा जाता है वास्तव में सिरिंज के रूप में। आप, है ना, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो आप देखेंगे उसे इंजेक्ट कर दिया जाएगा सैंपल, है ना, सिरिंज की हेल्प से इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो अंदर होता क्या है इसके अंदर, इस तरह से एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कॉइल यानी एक पाइप लगा है एक तरह से, है ना, उस पाइप के अंदर हम देख सकते हैं, इसको हम कॉलम कह रहे हैं। उस पाइप के अंदर हमारी ये जो गैस है, कौन सी गैस? तो गैस हमारी यहाँ होती है हीलियम गैस, एक इनर्ट गैस, या नाइट्रोजन गैस भी कही जा सकती है। एक हीलियम जो ज़्यादा बेनिफिशियल या ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, उसकी एफिशिएंसी हाई रहती है, तो हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक सैंपल भी घुसा दिया हमने। सैंपल ऐसा घुसाया है जो क्या हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। वोलेटाइल मतलब गैसियस फॉर्म में आ सकता है। अब गैसियस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ ओवन जो है वो टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो कोई हमारा जो सैंपल है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो एक तो बाहर से इनर्ट गैस आई थी जो कि हमारी मीडियम का काम कर रही थी, एक हमारे सैंपल की जो था वो भी क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में बदल गया। अब वो जो दो गैसें हो गई, एक तरह से दो गैसें इस कॉलम से होते हुए गुजरेंगी, तो क्या दोनों सेम टाइम पे बाहर निकलेंगे? नहीं। इस कॉलम के अंदर की सरफेस कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी इस सरफेस से जो गैस बॉन्ड बना लेगी, है ना, जो रुक जाएगी उसके अंदर, ये वही बात है, जो हमारी शिप है, अगर हमारी भेड़ है वो घास खाने रुक गई तो वो रुकी रह जाएगी, लेकिन जो गैस या जो हमारी बिल्ली थी वो भाग के निकल जाएगी, तो वो बाहर पहले आ जाएगी। तो जो चीज़ बाहर पहले आती है उसकी पीक पहले बाहर मिलती है ना, जो चीज़ बाद में आएगी उसकी पीक बाद में मिलती है। जितनी ज़्यादा लंबी ऊपर पीक मिल रही है उस चीज़ को हम कहते हैं उसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ है, ये फिनोमेना है किसका, गैस क्रोमेटोग्राफी का। इसका एक बेहतर पिक्चर आपको देख सकते हैं कि यहाँ से इनलेट से हमने इंजेक्ट किया जाता है हमारे सैंपल को। ये जो हमारा एक पूरा ओवन है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करता है। कॉलम्स जो हैं वो इस तरह के पाइप होते हैं पतले-पतले, है ना, जो उसके अंदर रखे जाते हैं, जिसके अंदर हमारा सैंपल रन करता है ना? तो ये है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट, और ये किसके लिए काम में लेते हैं? थर्मो स्टेबल कंपाउंड के लिए काम में लेते हैं। क्या बात काम की समझ में आई? ये थर्मो स्टेबल कंपाउंड के लिए काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंपाउंड थर्मोस्टेबल ही नहीं होगा तो वोलेटाइज नहीं होगा, और वो वोलेटाइज नहीं होगा तो फिर वो गैसियस फॉर्म में आगे रन कैसे करेगा। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में काम की बात यह है कि जो हमारा सैंपल होता है वो कैसा होना चाहिए, थर्मोस्टेबल होना चाहिए। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ना, एसेंशियल ऑयल वगैरह की कैलकुलेशन जो है, उनकी मेजरमेंट जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए की जाते हैं। तो उसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी इस तरह से काम करती है। और देखो, हाई टेम्परेचर होता है 100 से 300, है ना, वोलेटिलिटी और थर्मली स्टेबल कंपाउंड होगा वही इसके अंदर टिका रहेगा। प्रिसीजन अच्छा होता है, बहुत पॉपुलर टेक्निक है ना। कंपाउंड गैस जो होती है कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है, हाई एफिशिएंसी वाली गैस है। नाइट्रोजन और आर्गन भी काम में ले सकते हैं। इंजेक्ट पोर्ट के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं कंपाउंड को। कॉलम का मतलब क्या समझते थे, एक ऐसा कॉइल जिसके अंदर गैस मूव कर रही है, वो कॉलम है। कॉलम भी तीन तरह के बताए जाते हैं, एक है पैक्ड कॉलम, एक है मेगापोर, एक है कैपिलरी पोर। तो आप जैसे इसको पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है पैक्ड कॉलम की, है ना, और डायमीटर उसका कम होता है। मेगापोर की लेंथ और बड़ी होगी और कैपिलरी की तो सबसे ज़्यादा लंबी होगी, और डायमीटर सबसे कम हो गया। तो जितना पतला हो गया, है ना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसका प्रेसिजन ज़्यादा आएगा। ऑल्सो नोन एज द ओपन ट्यूबर कॉलम भी इसे कहते हैं। कॉमनली यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए काम में लेते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड टू बी एनालाइज इन द लार्ज ड्यू टू देयर हाई सेपरेशन एफिशिएंसी। तो जितना लंबा या जितना छोटा पतला पाइप होगा, है ना, उसकी एफिशिएंसी यहाँ बताई गई है इतनी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा, ये था गैस क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट, है ना, ये पाइप की स्ट्रक्चर बताई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड बाहर आए, है ना, इस पाइप से निकल के बाहर आए, वो कहाँ पहुंचते हैं, वो डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं। अब ये जो डिटेक्टर हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसा कि हमारा पहला डिटेक्टर हम देखते हैं एफआईडी यानी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। एक होता है नाइट्रो फॉस्फोरस डिटेक्टर, एक होता है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, और एक होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। अब हो सकता है आपको लगे कि ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है कई जगह आपको फील हो रहा हो कि इंफॉर्मेशन एक्सेस में है, ये हमारे काम की भी है क्या? है। इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं
यही जो आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है, इससे भी एक सवाल आया है प्रीवियस ईयर में, जो आपको नजर आएगा कुछ देर बाद। तो जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो इसी पर्पज से बता रहा हूँ क्योंकि वो ICAR के एग्जामिनेशन में आ चुकी है, पूछी जा चुकी है, वही मैं फोकस कर रहा हूँ। हाँ, बाकी तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ सब्जेक्ट है ही। वैसे तो हर सब्जेक्ट फैला हुआ होता है, आप डेप्थ में कितना जाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वही बात है, हम कोशिश कर रहे हैं सरफेस की बेसिक बातों को समझने की, जो कि हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहला डिटेक्टर क्या है? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। मतलब ऐसा डिटेक्टर जो फ्लेम्स की हेल्प से, मतलब एक आग की हेल्प से या ना इस तरह से फ्लेम की हेल्प से देखते हैं, जो कंपाउंड होंगे, सैंपल्स होंगे, जो हमारी गैसियस फॉर्म थी उसको और आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज कर देने का मतलब समझते हैं, उनको आयंस की फॉर्म में बदल देता है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये FID इज वाइडली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एनालिसिस बिकॉज इट इज हाई सेंसिटिविटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर बताया जाता है। इट्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक स्पेसिस व्हेन द कार्बन कंपाउंड्स आर बर्न्ड इन द हाइड्रोजन फ्लेम। हाइड्रोजन फ्लेम की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, कंपाउंड्स को हाई टेम्परेचर होने के कारण ये अपनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने हायर शेल से, है ना, हम कह सकते हैं एक्साइटेड होंगे। एक्साइड होने के कारण मुझे लगता है इसी तरह से जो हमारे गैशियस मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर चार्ज डेवलप होगा, और जो चार्ज डेवलप होने के कारण वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और मूव करने के कारण उसका डिटेक्शन हो सकता है। तो जब फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर कहा है। जबकि एनपीडी का मतलब क्या है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर। मतलब ये स्पेसिफिकली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे कंपाउंड के लिए ज्यादा बेटर काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक हमारे पास जैसे कि देख सकते हैं यहाँ सिरेमिक बेड्स लगी होती है ना, सिरेमिक बीड, सिरेमिक बेड या इस तरह की कुछ चीज लगी है जिसके अंदर जो स्पेसिफिकली एफिनिटी दिखा रही है नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के कंपाउंड के लिए। इसके अंदर जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ रुबीडियम रखा जाता है, ये याद रख सकते हैं, रुबीडियम रखा जाता है। जो रुबीडियम जो है नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के कंपाउंड को ज्यादा पकड़ सकता है, ज्यादा पकड़ सकता है तो जल्दी उसका डिटेक्शन कर सकता है। तो ये होते हैं एनपीडी डिटेक्टर। तो याद रखना इसमें रुबीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम देख सकते हैं होता है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। फोटोमेट्रिक डिटेक्टर वेवलेंथ पे काम करेगा। फ्लेम फोटोमीटर पढ़ा है, उसके अंदर भी तो यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होते हैं अपने, हम देख सकते हैं अगर कोई हमारे पास न्यूक्लियस है, कोई हमारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस शेल से उस शेल में जाएंगे, नीचे शेल से ऊपर से शेल में जाएंगे, और वापस जब नीचे शेल में आएंगे तो कुछ अपनी एनर्जी इमिट करेंगे। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं फ्लेम इमिशन, है ना। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम जब इसको पढ़ते हैं तो ये इमिशन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ लग सकता है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर में। यानी जो भी हमारे कंपाउंड होंगे वो अलग अलग वेवलेंथ छोड़ेंगे, और उन वेवलेंथ के बिहाफ पे हम उन कंपाउंड को जज कर सकते हैं। ये होता है FPD। एक तो फ्लेम आयोनाइजेशन था, फ्लेम से सिर्फ आयोनाइज्ड हो रहे थे, एक आयोनाइज्ड होने के बाद कुछ वेवलेंथ छोड़ने के, उस वेवलेंथ को जब हम टारगेट कर रहे हैं वो क्या होगा? फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर होगा। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम दिखाया गया है, इसका सोर्स भी रख दिया गया है, इस PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं आप। चलो, एक होता है एल्केली FID, ये भी है ना, कभी कभी आ सकता है, कहीं आपको दिख जाए। तो एल्केली FID का मतलब क्या है? ये हम कह सकते हैं हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं ना, अगर हमारे सैंपल में हेलोजन कंपाउंड है तो उसके लिए एफिनिटी दिखाते हैं। एल्केली मतलब जैसे कि सोडियम वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करते हुए सैंपल के अंदर अगर हेलोजन कंपाउंड्स हैं तो उसके डिटेक्शन के लिए बेहतर काम में ली जा सकती है। इस तरह से हमने देखा कि कई अलग अलग तरह के क्या करते हैं हम डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डिटेक्टर है ना, वो तो अब तक हमने देखा ही नहीं, वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। कभी आपने GC के साथ में MS लिखा हुआ दिखा होगा, GCMS मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह का डिटेक्टर है वास्तव में, मतलब मास के बिहाफ पे डिटेक्ट करना, है ना, कि भाई आपके पास जो भी हमारा जो सैंपल था उसके अंदर अलग अलग कंपाउंड का मास और उनका चार्ज क्या है, उसके रेशो के बिहाफ पे चीजों को अलग किया जाता है। मास और उनके रेशो के बिहाफ पे चीजों को अलग होते हुए जब देखते हैं हम तो उसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं। मतलब जैसा कि मान सकते हैं कि यहाँ से हमने एक सैंपल भेजा, ये जो सैंपल है वेपराइज फॉर्म में बदल रहा है। वेपराइज होने के बाद इसकी जो आयन है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सक्लरेट किए जा रहे हैं, और ये एक्सक्लरेट करते हुए किसी एक सटीक जगह पे स्ट्राइक करेंगे ना, जैसे कि उनका एक पाथ डिसाइड करके किसी एक सटीक जगह पे स्ट्राइक करेंगे, और जो जितना जल्दी स्ट्राइक करेगा ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है हमने यहाँ पे, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है यहाँ से। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हम टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट मतलब कि कौन कितना रास्ता कितनी जल्दी पार करके आया। जो हल्का होगा कंपाउंड, है ना, जो जैसे लेट से अगर कोई कंपाउंड A है और कोई B है, A अगर मैं कह रहा हूँ उसका मास कम है, हल्का है, तो वो पहले पहुंच जाएगा, और B अगर भारी है तो वो लेट पहुंचेगा, है ना। या
उनके चार्ज, मान लेते हैं ए के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो वो जल्दी अट्रैक्ट होकर पहुंचेगा, बी के ऊपर चार्ज कम है तो वो लेट पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ चार्ज और मास के रेशियो के बिहाफ पर हम देख सकते हैं कंपाउंड जो है बाहर आते हैं, और इस तरह से उनके क्या देखते हैं हम, एक ग्राफ बनते हुए देखते हैं कि मास अपॉन चार्ज का रेशियो के बिहाफ पे अलग अलग ग्राफ की इंटेंसिटी दिखती है, और इसी को हम एक तरह से क्रोमेटोग्राफ के रूप में आगे मतलब स्पेक्ट्रोग्राफ कह सकते हैं ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिजल्ट कह सकते हैं। अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे रिलेटेड कई सारे और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज एक छोटी सी और चर्चा कर सकते हैं हम, वो है HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी हम बहुत हाई प्रेशर के साथ एक पंप की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम के अंदर कंपाउंड को इंजेक्ट कर रहे हैं, और इस कॉलम के अंदर हम कह सकते हैं पोलैरिटी के हिसाब से, पोलैरिटी का मतलब समझा था ना आपने कि नॉन पोलर कंपाउंड या पोलर कंपाउंड जो किसी पर्टिकुलर कॉलम के कंपाउंड से जुड़ सकते हैं, है ना, तो उस चीज के बिहाफ पे हम कह सकते हैं पोलैरिटी काम करती है। तो जिसका रिटेंशन फैक्टर ज्यादा होगा वो लेट बाहर आएगा, रिटेंशन फैक्टर जिसका कम होगा वो जल्दी बाहर आएगा, उसकी पीक पहले मिल जाएगी, है ना। तो इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट पे काम करती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर, इसी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। और ये इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं जो स्टेशनरी फेज है वो जनरली किस तरह की होती है, पोलर फेज होती है ना, नॉर्मल फेज के अंदर, और रिवर्स फेज के अंदर ये नॉन पोलर फेज होती है। काम की बात ये है देखो कि जो रिवर्स फेज है ना, इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है HPLC में। तो यहाँ कार्बन 18, कार्बन 8, C4, C3 इस तरह के हम देख सकते हैं। सिलिका की मेरे ख्याल से ये मॉडिफिकेशन है, सिलिका शीट्स के साथ में कार्बन 18 को अटैच किया जाता है, तो सिलिका कार्बन 18 इस तरह की एक हम कह सकते हैं कंपाउंड रखा जाता है पूरा कॉलम में, जो कंपाउंड जो हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस को रिटेन करता है और उसके बाद उसके अंदर पोलैरिटी के हिसाब से उनको सेपरेट कर सकता है। ये है एक HPLC का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम ये जो कॉलम देख रहे हैं ना HPLC का, मैंने कहा कोई कॉलम होता है, इस कॉलम की अगर हाइट लेंथ कम कर दें हम तो ये और खतरनाक क्या और बेटर टेक्निक हो सकती है, तो इसको हम अल्ट्रा प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। तो अल्ट्रा प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में साइज जो है वो और स्मॉलर होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें थी हमारी क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। आई नो ये जो पोर्शन है थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा थोड़ा कई जगह पे आपको लगा होगा कि हमारे लिए एक्सेस हो रहा है, काम का नहीं है, पर ट्रस्ट में ये काम का है। और जहाँ आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाएं, वापस समझने की कोशिश करें, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जाएं कि ये वाली बात हमें थोड़ी समझ में आई नहीं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ लगा, तो मैं आपको कमेंट के जरिए उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, या नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें इस चीज़ को हम कवर कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो होगा किस पे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर थोड़ा और बेटर तरीके से बात करेंगे। मैं बस इस वीडियो के जरिए आपको क्रोमेटोग्राफी के कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आना चाह रहा था कि चीज़ों को सेपरेशन करना, और सेपरेशन के अंदर ये रिटेंशन फैक्टर का क्या खेल है, कौन अगर हम कह रहे हैं पोलर कंपाउंड है तो अगर ज़्यादा बंध रहा है किसी सब्सटेंस से तो नॉन पोलर कंपाउंड जो है बाहर जल्दी निकल सकता है। तो इसके ऊपर बेस्ड आपके सामने कुछ PYQs भी आ रहे हैं, है ना, ये सारे बेसिक फंडों से रिलेटेड ही PYQ हैं, तो इनको सॉल्व करें। पॉसिबल हो तो एक बड़ा कमेंट करें जिसके अंदर आप 25 जो भी हमारे 25 या 27 मैंने जो PYQ रखे हैं उनके आंसर्स कमेंट करके जाएं, देखते हैं आपके सवाल कितने सही होते हैं। एक कमेंट मैं भी अपनी तरफ से करूंगा जिसके अंदर सारे जो सही जवाब है वो मैं कमेंट कर दूंगा और उसे पिन कर दूंगा, ताकि आप देखना चाहें, आप 10 नहीं 2-3 साल बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपके लिए वो कमेंट काम आ सकता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में बात करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई सजेशन हो, कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।